नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गुरुजी ठंडाई और शरबत और मनीग्राम आपको नजदीक लाए। बीजेपी सदर अमित शाह की पार्टी के कई फायर ब्रांड लीडरों के साथ मीटिंग, बयानबाजी से बचने की दी नसीहत। आरएसएस के तर्जुमान अखबार पांचजन ने शाया किया इश्तियाल अंगेज मजमून, कहा वेद देते हैं गौकुशी करने वालों के कत्ल का हुक्म, कांग्रेस ने किया एतराज। इंतखाबी कमीशन ने सुशील मोदी को पाया ज़ाब्ता अखलाक का कसूरवार, आइंदा के लिए किया खबरदार। बिहार में तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम तेज। हिमाचल में गाय के मामले पर कत्ल की चौतरफा मजम्मत, सरकार ने मकतूल के जख्मी साथियों को स्मगलिंग के इल्जाम में किया गिरफ्तार। और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान खेला गया राजकोट वनडे, हार्दिक पटेल ने दी थी खलट डालने की धमकी। और पेश है खबरों की तफसीलात। लखनऊ में मजहबी रहनुमा मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों को गाय के गोश्त से परहेज करने को कहा है। उनके मुताबिक गाय के गोश्त में ऐसी चीजें होती हैं जिनसे लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। फिरंगी महली के मुताबिक इस्लाम में भी गाय के गोश्त खाने पर पाबंदी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा के साथ मिलकर लखनऊ में दूध पार्टी का इनेकाद किया गया था, जिसमें फिरंगी महली ने भी शिरकत की। और हम आपको एक मरतबा फिर बता दें कि लखनऊ में मजहबी रहनुमा मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों को गाय के गोश्त से एक तरह से परहेज करने को कहा है और उन्होंने कहा है कि गाय के गोश्त में ऐसी चीजें होती हैं जिनसे लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। मौलाना फिरंगी महली के मुताबिक इस्लाम में भी गाय के गोश्त के खाने पर पाबंदी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा के साथ मिलकर लखनऊ में दूध पार्टी का इनेकाद किया गया था, जिसमें फिरंगी महली ने भी शिरकत की। ऐसे हालात में दोनों दुनिया के सामने भी तुम आपसी में एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हो, तो ऐसे हालात में हम सभी को जो बीमारियां अंतर करनी है उनको कैसे प्रिवेंट किया, उसकी आपके विकास सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि तुम कैसे हिंदुस्तानी हो। ये लखनऊ शहर जो कि अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, यहाँ की लखनऊ यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार जनाब अनिल सिंह साहब और उनकी टीम ने ये गांव मिल्क पार्टी का आयोजन किया और उसके जरिए से हम लोग एक मोहब्बत का पैगाम देना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो कि गाय को एक मसला बना करके दो बड़ी कौमों के दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने इस प्रोग्राम के जरिए से लोगों को ये भी बताया कि इस्लाम में पैगम्बर इस्लाम ने गाय के मुतालिक इरशाद फरमाया है कि गाय के गोश्त में बीमारी है और उसके घी और उसके दूध में शिफा है और दवा है। इस वजह से मुसलमानों को भी चाहिए कि गाय के गोश्त का इस्तेमाल हरगिज न करें। उधर के बाद हिमाचल के नाहन में भी एक शख्स को गाय के नाम पर ही मौत के घाट उतारा गया है। गाय के स्मगलिंग के इल्जाम में कुछ लोगों ने ट्रक में गाय ले जा रहे 5 मुस्लिम नौजवानों पर हमला किया है, जिसके नतीजे में एक शख्स नोमान की मौत हो गई थी। नोमान के बाकी 4 जख्मी साथियों को रियासती पुलिस ने गाय के स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, लेकिन इन लोगों पर हमला करने वालों में से अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ नोमान के भाई की शिकायत पर दफा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक्यूज जो है अरेस्ट किए हुए हैं। बाकी जो दूसरा मामला है जिसमें एक ही हत्या हुई है लोमान की, जनरल पब्लिक ने उसको पीटा है, ग्रामीणों ने पीटा है, उसके तहत भी हमने 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। और पहले हमने बलवा एफआईआर दी थी, ग्रामीणों के खिलाफ दी थी। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो उनके लीडर्स थे उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है।
उनके घरों में रेड्स और रिश्तेदारियों में रेड वगैरह की जा रही है और जल्दी हम उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर नाहन में हुई वारदात पर कांग्रेस और बाया महाज ने तशवीश का इजहार किया है। इन लीडरान ने इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। हकीकत यह है कि आरएसएस और बीजेपी की ये तय नीति है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही उस खून की खेती पर वो वोट की फसल के इंतजार करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा, अभी उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव के पहले भी हम लोगों ने ये देखा, बिहार पर भी ये लोग इस तथाकथित गौ हत्या के मुद्दे को लेकर, भाई लोगों की हत्या हो रही है, आप करवा रहे हैं, आप मानव हत्या के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप संविधान की हत्या करवा रहे हैं और आप सोचते हैं कि उसी के आधार पर आप राज करेंगे। इससे ज्यादा देशद्रोही का काम क्या हो सकता है। दादरी जितना भयानक वारदात हमने शायद हाल में भारत में कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। अब दादरी 2 हुआ है, सहारनपुर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उसकी पहुंच पहुंची है। मैं समझता हूं दादरी हो, हिमाचल हो, सहारनपुर हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इसका क्या एक चिन्ह है, इसका एक सिंबल या चिन्ह ये है कि हम आपसी वैमनस्य फैला रहे हैं। हम परोक्ष या सीधे रूप से इस सरकार के फलसफे, इस सत्तारूढ़ पार्टी के फलसफे के आधार पर विभाजन कर रहे हैं, असहिष्णुता फैला रहे हैं। इसको तुरंत रोकना आवश्यक है और रोकने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सकती है सिर्फ प्रधानमंत्री के कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना, न कि कई हफ्तों रुकने के बाद एक छोटी सी टिप्पणी। और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मामले में इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी को मुलजिम माना है और उन्हें इस तरह की गलतियां आगे न करने की नसीहत दी है। हम आपको बता दें कि सुशील मोदी ने अपनी तकरीर में कलर टीवी देने की बात कही थी। इस बयान को लेकर सुशील मोदी को इंतखाबी कमीशन ने नोटिस जारी किया था। అధికార పార్టీ और आज की एक और अहम खबर यह है कि बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने पार्टी के उन लीडरान को के साथ एक मीटिंग की है जो कि मुतनाज़ा बयान देते हैं और ऐसी खबर है कि चूंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इससे काफी नाराज थे, इसीलिए अमित शाह को ये मीटिंग लेनी पड़ी है। मैंने जो कहा वही हुआ। एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो मैंने एक्शन किया तो रिएक्शन कुछ तो होगा ही। क्या रिएक्शन है? माना जा रहा है पार्टी तहरीक उसका नुकसान हो रहा है बिहार चुनाव में, दिक्कत आप लोगों को बयानबाजी नहीं करना चाहिए। यहाँ से बिहार कहाँ पहुँच गए आप? लेकिन इस मुद्दे पर बिहार पे आपने सफाई की क्या? मुझसे कोई सफाई मांगी नहीं की और मैंने कोई सफाई दी नहीं। मिलने के लिए क्षेत्रीय समस्या के लिए अपने मिलने के लिए आया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है बिहार के बाद, तो उत्तर प्रदेश में मुझे कुछ न कुछ करना है, तो चर्चा नहीं करूं प्रदेश के बारे में। लेकिन वो यहाँ भी है। एक्शन का रिएक्शन कौन सा एक्शन था, कौन सा रिएक्शन है, किसकी बात कर रहे हैं अभी आपने कहा ना आप जो कर रहे हैं ना एक्शन, उसका रिएक्शन नहीं करूं मैं क्या? कमाल कर रही हैं आप कुछ बोलेंगे मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। और हालिया दिनों में मुतनाज़ा बयान देने वाले बीजेपी के लीडरान के साथ अमित शाह की मीटिंग के बारे में दूसरी पार्टियों के लीडरान का क्या रिएक्शन है, ये सुनते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके नेताओं की मानसिक स्थिति पर मुझे तरस आता है। पहली बात तो ये कि किस वेद का वो जिक्र कर रहे हैं, किस वेद के किस अध्याय में, किस ऋचा में ये लिखा है, उसका उन्होंने कोई हवाला नहीं। दूसरी बात, क्या आज वैदिक युग के कानून और नियम और सिद्धांत लागू होंगे कि आज जो कानून हमारा है, संविधान हमारा है, उसके नियम लागू होंगे? तीसरी चीज, वेद में तो वसुधैव कुटुंबकम की भी बात कही गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने देश में ही धर्म के आधार पर लोगों के साथ जिस तरह का वर्ताव और भेदभाव करता है, कहां वेद की बात मानता है?
कानून वेद काल का कानून चालू है कि अपने संविधान ने जो मान्य किया है वो चालू है? ये मेरा प्रति प्रश्न है आपके प्रश्न के ऊपर। यदि वो कानून चालू नहीं है और आज का अपने संविधान ने मान्य किया हुआ कानून है तो उसका ही अमल होगा, उसके अनुसार कोई अपराध होगा तो दंडनीय होगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि किसी अपराध हुआ, उसको गुनाह हो गया तो उसको दंड देने का, शासन करने का अधिकार न्यायालय का है। लोगों ने अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। फिर आप कहते कि पांचजन्य आरएसएस का, किसी ने कहा कि वो मुखपत्र है, तो आरएसएस को पूछना चाहिए। जहां तक मेरी समझ है, आरएसएस का कोई मुखपत्र नहीं है। आरएसएस के विचारधारा को मानने वाले लोग अखबार चलाते हैं, दैनिक चलाते हैं, साप्ताहिक चलाते हैं, मासिक चलाते हैं, लेकिन तो आरएसएस का ये अमुक एक मुखपत्र है, ऐसा यदि आपको जानना है तो उसका आपने आरएसएस के जो अधिकृत प्रवक्ता है या अधिकारी है उनसे ही पूछना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने शनिवार को इंतखाबी मुहिम के लिए बक्सर और सारण जिले में रैलियां की। सोनिया गांधी ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते नहीं बल्कि उन्हें लड़ाया जाता है, क्योंकि मुल्क में फिरकावाराना झगड़े बंद हो गए तो कुछ लोगों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी और ये बीजेपी से बेहतर कौन जान सकता है। सोनिया गांधी ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि आखिर वो बिहार की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत के मुतालबे को नजरअंदाज क्यों कर रही हैं। खबरनामे में वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। देखते रहिए आलमी समय। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मुकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। दिल्ली में 2 मासूम बच्चियों के साथ रेप की वारदात के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दोनों वारदातों को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और एलजी को निशाने पर लिया है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि नाबालिगों के साथ बार बार हो रही रेप की वारदातें शर्मनाक और तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरह नाकाम है। उन्होंने कहा कि मोदी जी दिल्ली पुलिस को लेकर बैठे हैं और कुछ नहीं करते। उन्होंने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि वो कुछ वक्त निकालें, एलजी से मिलें और दिल्ली में खातून के खिलाफ होने वाले जराइम को रोकने का कोई रास्ता निकालें। वाइट लाइव लीजिए, वाइट लाइव लीजिए। दोनों बच्चियां ठीक हैं, लेकिन जिस तरह से ये वहशीपन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, ये 2.5 साल की बच्ची है और रामलीला से उठा के कल इस तरह से गलत काम उनके साथ किया गया और पूरी दिल्ली के अंदर ये तीसरी छोटी बच्ची की घटना 1 हफ्ते के अंदर आई है। और अगर हम सब लोगों ने मिलकर कुछ नहीं किया तो इस तरह के हादसे दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं।
तो मेरा ये कहना है कि हम सबको मिलकर दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनें सुरक्षित महसूस कर सकें, जो कि अभी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं ताकि इस किस्म के हादसे ना हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें पुलिस को सबसे ज्यादा, पुलिस का रोल आता है। पुलिस को जो कुछ भी हो, एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा दिल्ली के अंदर कि सुरक्षित महसूस कर सकें सारी महिलाएं। और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं पुलिस के साथ काम करके इसको ठीक करने के लिए। और लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी को पर्सनली इंटरवीन करना पड़ेगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है और पुलिस सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। मैंने पहले भी अपील की थी कि प्रधानमंत्री जी हफ्ते में 10 दिन में घंटा भर निकाला करें, मुझे बुलाएं, पुलिस कमिश्नर साहब को बुलाएं, एलजी साहब को बुलाएं, हम सबको बिठा के स्थिति का जायजा लें। और स्थिति तभी सुधरेगी, नहीं तो पुलिस अभी बिल्कुल किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। तो उसको तो हमें सबको मिलकर इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो कुछ भी है उसको हम लोग करेंगे। और हम आपको बता दें कि दिल्ली में रेप की वारदातों को लेकर केजरीवाल ने वजीर आजम को निशाने पर लिए जाने पर दिल्ली के साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर शीला दीक्षित ने केजरीवाल को एक ब्लेम गेम छोड़कर मरकज के साथ ताउन करने की नसीहत दी है। केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ब्लेम गेम से तो कोई फायदा नहीं होगा। मुझे 1 महीने में दे दीजिए, मुझे 2 महीने में दे दीजिए, मुझे ये दे, तो जो आपके पास चीजें हैं उनको आप ठीक कर लीजिए। सड़कें टूट रही उनको ठीक कर लीजिएगा, या जो भी आपके काम आपके अधीन आते हैं। करप्शन की आप बहुत बात कर रहे हैं, 3 तो मंत्री आपने निकाल दिए करप्शन के लिए, और पता नहीं कितने के क्या होगा। तो वो बात करनी चाहिए यदि दिल्ली का आप बेहतरी चाहते हैं कि कोऑपरेट करके जब होगा दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिलेगा तब आप बात 1 महीने की करिएगा, कम 1 महीने में कर देंगे। और इस बीच बीजेपी लीडर श्याम जाजू ने दिल्ली में हुई रेप की वारदातों पर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने को लेकर केजरीवाल को निशाने पर लिया है। आनंद विहार और नांगलोई की जिस प्रकार की घटना हुई है, यह निषेधार्ह घटना है। कोई इसका समर्थन कर नहीं सकता और ऐसी घटना को छोटी मोटी बताने का काम हम कर नहीं सकते। मेरा जो कमेंट है वो इसलिए है कि दिल्ली की सुरक्षा विषय में, दिल्ली के प्रशासन के विषय में कोई भी कानूनी दिक्कत पैदा होती है तो हर विषय पर केजरीवाल जी मोदी जी पर निशाना साधते हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। उन्होंने आज तक ये क्लियर नहीं किया जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम अपना फोर्स बनाएंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। अपने 10-12 महीने के कार्यकाल में उस विषय में उन्होंने क्या पहल की है, क्या काम किया है। जब निर्भया का कांड हुआ था तब शीला दीक्षित पर वो आरोप कर रहे थे, तब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पर वो आरोप करते थे, और आज ऐसी घटना होने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर की ओर देखना ये उनको शोभा नहीं देता। ये हमने बोला है, ऐसी घटना को छोटी मोटी घटना कहकर हम ऐसी घटना का जिस प्रकार की वो सीरियसनेस है, गांभीर्य है, कम नहीं करना चाहते। ऐसी घटना निषेधार्ह है और गुनहगारों को सजा होनी चाहिए। उधर कर्नाटक में बीजेपी के सीनियर लीडर और डिप्टी सीएम रह चुके के.एस. ईश्वरप्पा एक खातून के सवालों पर बेतुका जवाब देकर तनाजे में घिर गए हैं। खातून रिपोर्टर के कांग्रेस के जेर इक़्तिदार रियासतों में अपोजिशन के रोल और रेप की बढ़ती वारदातों के सवाल पर ईश्वरप्पा ने कहा है कि आपको यहां से कोई खींच कर ले जाए और रेप कर दे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हालांकि अब ईश्वरप्पा ने यह सफाई दे रही है कि उनके बयान को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, ऐसा लगता है कि संवेदनशीलता उनके पास है ही नहीं और उससे उनका कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि हर सेंसिटिव इशू पर उनके इसी तरह के बयान आते हैं। और ये दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और जिसके प्रधानमंत्री आज सत्ता में हैं, वो दल के नेता या उसके पार्टी के जो कर्मठ लोग हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। लोकतंत्र के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नासमझ लोग चुन के आ जाते हैं, सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। इस तरीके का बयान न सिर्फ ये गैर कानूनी है बल्कि महिलाओं की बेइज्जती है। ऐसा लगता है कि ये लोग
महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करते हैं। अगर किसी औरत या महिला के साथ रेप होता है, ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनके पास ताकत है। कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी अगर इस तरीके का बयान देता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी तरफ बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा के बयान से नाराज मीडिया का एक वफ्द कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया से मिला और ईश्वरप्पा के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वजीर आला ने इस मामले की जांच कराए जाने का यकीन भी दिलाया है। उन्होंने कहा कि अगर केएस ईश्वरप्पा किसी खातून सहाफी को इस तरह का नाजेबा जवाब दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पटेलबाद धमाके में कलीदी मुलजिम राजेंद्र कासवा के खानदान के 6 लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। पेटलबाद के जेएमएफसी अदालत ने एसआईटी की रिट पर समाप्त करते हुए यह फैसला सुनाया है। अहम मुलजिम राजेंद्र कासवा की अहलिया प्रमीला, बेटी सोनिया, बेटे शुभम, भाई फूलचंद और नरेंद्र के अलावा करीबी रिश्तेदार मनोज गादिया का गुजरात के गांधीनगर में नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाएगा। एसआईटी के द्वारा कल एक जो आवेदन लगाया गया था उसमें 6 लोगों का नार्को एनालिसिस के लिए मांग की गई थी, क्योंकि मुख्य आरोपी जो है मिल नहीं रहा था और ये लोग उसको मिलकर छुपा रहे। इस आधार पर आज वो आवेदन डिसाइड हुआ। माननीय न्यायालय जेएमएफसी फैसलाबाद द्वारा मामले को वो डिसाइड करते हुए वो डायरेक्टरेट फॉरेंसिक साइंस गांधीनगर गुजरात से उन सभी लोगों का नार्को एनालिसिस करवाने के लिए अनुमति दी गई। उधर मध्य प्रदेश में पीएमटी फर्जीवाड़ा केस में एसआईटी और एसटीएफ पर मुलजिमों से नाजायज वसूली के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सीबीआई से जवाब तलब किया है। एक मुलजिम की जमानत की अर्जी पर अदालत ने 3 हफ्ते में सीबीआई से ये रिपोर्ट मांगी है। मुलजिम के वकील ने कोर्ट में हलफनामा देकर इल्जाम लगाया है कि जांच एजेंसियों ने उसके मौक्किल से एंड्रॉयड फोन और 2 लाख रुपए मांगे हैं। इस पर अदालत ने सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दी है। हालांकि सीबीआई के वकील ने यह कहकर इस मामले से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की है कि व्यापम घपले और जांच एजेंसियों की वसूली के मामले अलग अलग हैं, लेकिन अदालत ने ये दलील ठुकरा दी है कि हम जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा जवाब नहीं, जवाब की जरूरत ही नहीं। फिर भी कोर्ट ने उनको 3 सप्ताह का समय दे दिया और उन्होंने कहा अगर जैसी अगली पेशी होती है तो मैं सीधा, उन्होंने कहा तो इस पर क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, तो इसलिए सीबीआई को ही इंक्वायरी करना पड़ेगी इस संबंध में। एसआईटी की शिकायत की गई थी कि 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं ये लड़कों से, सभी से, कि किसी से मोबाइल, किसी से कुछ बिना उसके वही नहीं हो रहा। हमने फिर एफिडेविट पेश किए थे हमने, तो वो सब इंक्वायरी सीबीआई को करना पड़ेगी जितनी पीएमटी घोटाले संबंधी जांच है। और मदरसे के तलबा को आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। कर्नाटक के जिला बेदार में कायम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अब यूपी और बिहार में भी तलबा को इसमें शामिल करने की मुहिम शुरू कर रहा है, जिसके लिए वो दिल्ली में इंटरव्यू कर तलबा का इंतखाब करेंगे और कामयाब तलबा को अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला देंगे, जहां अब तक उन्हें कई तलबा को कामयाबी हासिल हो चुकी है। खबरनामा में इसी के साथ वक्त हो गया एक वक्फे का। आप देखते रहिए आलमी समय। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब पेश है कुछ इंटरनेशनल खबरें। चेन्नई के समुद्री साहिल पर इन दिनों हिंद, अमेरिका और जापान के बहरीन फौजों की 5 रोजा फौजी मशक चल रही है। मालाबार 2015 नाम की मशक कसीर मुल्की बहरी रिश्तों और मुश्तरका सिक्योरिटी उमूर के तहत होने वाली मशक की कड़ी है। इस दौरान तीनों मुल्कों के बहरी फौजी पनडुब्बी जंग, समुद्री गश्त समेत दीगर कार्रवाइयों पर अपने तजुर्बात मुश्तरक कर रहे हैं। इस मशक में फौजी राबते, पनडुब्बी मशक, फजाई तहफ़्फ़ुज़ और सतह से सतह पर मार की मशक भी की जा रही है। ये फौजी मशक तीनों मुल्कों की बहरी फौजों के बीच बेहतर समझ कायम करेगी। ये मशक 19 अक्टूबर तक चलेगी।
सऊदी अरब के शहर अल कतीफ में एक इमाम बारगाह पर 3 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है, जिसमें कम से कम 5 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी हुए हैं। सऊदी अरब की पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को मुहासरे में लेकर एक हमलावर को हलाक कर दिया है, जबकि 2 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि दहशतगर्दों ने मस्जिद तक आने के लिए टैक्सी किराए पर ली थी। शहर की अल कौसर कॉलोनी में वाक़ मस्जिद के पास पहुंचते ही इन तीनों ने मस्जिद पर फायरिंग शुरू कर दी। मेडिकल तर्जुमान ने बताया है कि इस हमले के बाद इलाके में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है ताकि जख्मियों का फौरी तौर पर इलाज किया जा सके। वहीं ईरान में भी मुहर्रम के एक जलसे में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है। यह वाकया खुजस्तान के दासफुल शहर में हुआ है। हमलावर एक कार में जलसे के मकाम पर आए हुए थे। अब वो करेंगे अगली खबर का। अदाकार शाहिद कपूर और अदाकारा आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म शानदार के प्रमोशन में मसरूफ हैं। उनकी ये फिल्म 22 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के हिदायतकार विकास बहल हैं। फिल्म में शाहिद कपूर और आलिया भट्ट के साथ साथ पंकज कपूर, सना कपूर, संजय कपूर ने अहम किरदार अदा किया है। फिल्म क्यों है शानदार, ये आप खुद आलिया और शाहिद से ही सुन लीजिए। और यमन में आईनी हुकूमत की बहाली के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान सऊदी इत्तेहादी ममालिक के जंगी तैयारों बमबारी करके दारुल हुकूमत सना के बागियों के जेर इस्तेमाल स्कर्ड मिसाइलों के एक लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया है। ताजा बमबारी में सना में बागियों के कब्जे में ऐवान सदर, अलहनदीन और नकम पहाड़ों फौजी छावनी 48 और अमाद में भी हौसी बागियों के ठिकानों पर बमबारी की गई है। मुल्क के दूसरे शहरों सादा, हजा, अल हदीद और जमार में भी इत्तेहादी तैयारियों से बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हंगरी ने क्रोएशिया से मिली अपनी सरहद पनाहगुजीनों के लिए बंद कर दी है, जिसके बाद पनाहगुजीनों की सिल्वेनिया आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। हंगरी ने जुमे की शब ये सरहद खारदार तारें लगाकर बंद कर दी थी। हंगरी ने सरहद बंद करने का फैसला ऐसे वक्त में किया जब यूरोपीय रहनुमा उस मंसूबे पर इत्तेफाक करने में नाकाम रहे हैं, जिसमें यह तजवीज पेश की गई है कि यूनान पहुंचने की कोशिश करने वाले पनाहगुजीनों को रोकने के लिए फौज भेजनी चाहिए। हंगरी इससे पहले सर्बिया से मुतसिल अपनी सरहद पहले ही बंद कर चुका है। सरहद बंद किए जाने से पहले जुमे तक रोजाना 5 से 8 हजार पनाहगुजीन हंगरी में दाखिल होते रहे थे और यहां रजिस्ट्रेशन कराए बगैर वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब बढ़ जाते थे। और इसी के साथ इस खबरनामे को यहीं पर खत्म करते हैं, आपको याद दिलाते हुए कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com पर।